डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, आज आप लोगों को फ्रेजनल डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर एपरेचर अर्थात वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेजनल विवर्तन, इस विषय पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार के पैटर्न को देखने के लिए हम दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। एक, जब कोई बिंदु P इसकी अक्षीय स्थिति पर विद्यमान हो, और दूसरा जब ये बिंदु P अनाक्षीय स्थिति पर विद्यमान हो। तो दोनों स्थितियों के अंदर तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो आज मैं अनाक्षीय बिंदु P डैश पर तीव्रता कैसे निकालते हैं और किस तरह का जो पैटर्न है वो हमें प्राप्त होता है, इस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो इसको देखने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ही फिगर रख रहा हूँ, अनाक्षीय बिंदु P डैश पर तीव्रता। जहाँ इस फिगर के अंदर AB एक वृत्ताकार द्वारक है और S प्रकाश स्रोत है, O जो AB द्वारक है उसका मध्य बिंदु है, और SOP यहाँ एक अक्षीय स्थिति को निरूपित करता है, जबकि PP डैश स्थिति है यह अनाक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। माना कि द्वारक की अक्ष तथा पर्दे के काट बिंदु P से लघु दूरी x इक्वल टू PP डैश, यहाँ ये जो PP डैश है इसको x डिस्टेंस ले लेते हैं, और इसके ऊपर विद्यमान जो बिंदु P डैश है उस पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P डैश पर जो तरंगें पहुँचती हैं उनके बीच में पथांतर कितना होगा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के पश्चात मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन हम लोगों को प्राप्त होती है उसके आधार पे हम इसमें बताते हैं कि यहाँ मैक्सिमा होगा, प्रकाश उच्चतम होगा, या फिर प्रकाश निम्नतम की स्थिति के अंदर होगा। वो आगे इस पथांतर के आधार पे हम बताएंगे। तो यदि स्रोत S से द्वारक में से होते हुए P डैश पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर यदि मैं डेल्टा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो डेल है वो डेल कितना हो जाता है, डेल इक्वल टू SBP डैश माइनस कितना लिख सकता हूँ, SAP डैश के द्वारा लिख सकता हूँ, और यहाँ SBP डैश को मैं SB प्लस BP डैश लिख सकता हूँ, और यहाँ SAP डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, SA प्लस AP डैश। अब यहाँ चूंकि स्रोत S से द्वारक के बिंदु A व B समदूरी पर हैं, इसलिए SA इक्वल टू क्या हो जाता है, SB हो जाता है। अतः डेल का मान कितना प्राप्त हो जाता है, डेल का मान में प्राप्त हो जाता है BP डैश माइनस AP डैश। यहाँ ये इस इक्वेशन के अंदर ही मिल जाता है, इक्वेशन 7 के द्वारा जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट मिल जाता है। अभी बाइनोमियल प्रमेय से BP डैश इक्वल टू क्या जाएगा, B स्क्वायर प्लस x प्लस R होल स्क्वायर होल पावर 1/2। यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा मैं इसको लिख सकता हूँ, ये B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B द्वारक की पर्दे से दूरी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ ये x प्लस
एक्स प्लस आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स प्लस आर। यहाँ इस डिस्टेंस को x प्लस आर, ये जो है ये डिस्टेंस है x प्लस आर के रूप में ये मिल जाती है। x प्लस ये जो डिस्टेंस नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है, r हो जाती है। तो ये डिस्टेंस x प्लस आर के रूप में हमें मिल जाती है, ये वाली डिस्टेंस। इसी प्रकार से अब इसको और आगे यदि हम देखते हैं तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो b को बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद में और यहाँ इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं, क्योंकि b का मान क्या है, x प्लस आर से बहुत अधिक है, इसलिए बी पी डैश को क्या रख सकता हूँ, बी पी प्लस, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ कि बी पी प्लस बी पी डैश इक्वल टू बी प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b के रूप में इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन 8 के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी प्रकार से जो ए पी डैश है, ये वाला जो ए पी डैश है, इस ए पी डैश को कैलकुलेट करने के लिए वही पीछे जो फिगर है उस फिगर की सहायता से, और यहाँ इससे हमें मिल जाता है ए पी डैश इक्वल टू, इक्वेशन 9 मिल जाती है, बी प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद में ये मिल जाता है। अब ये समीकरण 8 व 9 को समीकरण 7 में रख देते हैं। यहाँ ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो रखने से जो डेल का मान है ये सब्स्टिट्यूट इसके अंदर कर दिया, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद में और ये इक्वेशन हमें इस तरह से मिल जाता है, ये आ गया 2xr अपॉन बी। ये पाथ डिफरेंस का मान हमें मिल जाता है, पथांतर का मान मिल जाता है। अब यहाँ ये जो हमने फिगर बनाई है, इस फिगर के अनुसार बिंदु P डैश के लिए ध्रुव O डैश होगा, जैसा कि फिगर के अंदर हमने बता दिया है। तो यहाँ इसके अंदर किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ इसको देखा जा सकता है कि इसके अंदर ये जो P डैश है, ये P डैश से यदि S को मिलाया जाता है तो O डैश है, वो O डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये जो O डैश है इसके ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये O डैश ध्रुव होगा। अब यदि एस ए पी डैश माइनस एस ओ पी डैश इक्वल टू n1 लैम्बडा बाई 2 व एस बी पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश इक्वल टू n2 लैम्बडा बाई 2 हो, तो द्वारक से n2 माइनस n इक्वल टू n कटिबंधों का आधा भाग उद्भासित होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए डेल इक्वल टू यहाँ ये हमें मिल जाता है एस बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश, और दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 लैम्डा बाई 2, और दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। या डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल इक्वल टू n 2xr अपॉन बी इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। अब यदि b डैश के लिए सॉरी, यदि p डैश के लिए संख्या n विषम है तो p डैश पर प्रकाश की तीव्रता का उच्छिष्ट होगा, अर्थात बिंदु P प्रदीप्त होगा। इस स्थिति में यदि x इक्वल टू एक्स एम है तो एक्स एम इक्वल टू क्या जाता है, एन बी लैम्डा अपॉन 4r इक्वल टू 2m प्लस 1 बी लैम्डा अपॉन 4r। इसको इक्वेशन 12 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जहाँ m का मान क्या है, 0 1 2 3 है। अब द्वारक वृत्ताकार होने के कारण समीकरण 12 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ प्रदीप्त वल्य के समान होता है। अतः m वे कोटि की प्रदीप्त वल्य की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ एक्स एम इक्वल टू 2m प्लस 1 बी लैम्डा अपॉन 4r। इसी प्रकार यदि बिंदु P डैश के लिए संख्या n सम अर्थात n इक्वल टू 2m है तो P डैश पर प्रकाश की तीव्रता का निम्नलिखित होगा।
मिनिमा होगा, अर्थात P डैश अदीप्त दिखाई देगा। इस स्थिति में एमवे कोटि की अदीप्त वल्य की त्रिज्या एक्स एम इक्वल टू 2m बी लैम्डा अपॉन 4r होगा। इसको इक्वेशन 14 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वारक द्वारा पर्दे पर सकेंद्रीय एकांतर रूप से प्रदीप्त एवं अदीप्त वल्य वाली विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। अर्थात बिंदु P से और ऊपर की तरफ P डैश की तरफ बढ़ते जाते हैं तो P डैश की अलग अलग स्थितियों के लिए मैक्सिमा और मिनिमा हमें प्राप्त होते जाते हैं और सेकेंडरी एकांतर रूप से प्रदीप्त और अदीप्त वल्य इस प्रतिरूप के अंदर दिखाई देती हैं। अभी इक्वेशन 14 से m इक्वल टू 1 रख देते हैं तो प्रथम अदीप्त वल्य की त्रिज्या हमें ये मिल जाती है x1 इक्वल टू कितना b लैम्डा अपॉन 2r, m का मान 1 रख दिया। तो किसी लेंस को द्वारक की भांति मानते हुए आपतित तरंगागर समतल हो तो b इक्वल टू f तथा द्वारक का व्यास d इक्वल टू 2r लिख देते हैं, b इक्वल टू f लिख देते हैं। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x1 इक्वल टू f लैम्डा अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन 15 कह देते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये एरे के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट आ जाता है। अर्थात एरे के अनुसार अधिक यथार्थ विश्लेषण से वल्य की त्रिज्या क्या आ जाती है, x1 इक्वल टू 1.22 f लैम्डा अपॉन कैपिटल D। अब यहाँ ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, द्वारक से पर्दे की दूरी पर तथा द्वारक के व्यास पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।